कि जब भी दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं तो जो एक वेक्टर होता है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। कौन सा होता है? स्केलर मल्टीपल। याद है ये चीज़? मैंने आपको वेक्टर में सबसे पहली चीज़ यही समझाया है ना, कि जब दो वेक्टर कोलिनियर एक लाइन में होते हैं या पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है? स्केलर मल्टीपल। ये प्रॉपर्टी इधर यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितने वेक्टर लेने बोला उसने? दो वेक्टर लेने बोला, ए और बी, और एक तीसरा वेक्टर है जिसका नाम क्या है बेटा? आर। तो मैं डायग्राम बना रहा, सब लोग बोर्ड पर देखो, डायग्राम समझिएगा तो आंसर भी समझिएगा। लेट्स से यहाँ पर एक लाइन है ओ ए और एक ऐसी लाइन है ओ बी। तो मैंने क्या किया, लाइन ओ ए के अलॉन्ग एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, और लाइन ओ बी के अलॉन्ग एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी, और फिर इन दोनों के साथ एक कोप्लेनार वेक्टर लिया जिसका नाम है आर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोप्लेनार वेक्टर है, मतलब जो प्लेन में ये दोनों वही प्लेन में ये दोनों। ठीक है ना, इस वेक्टर का नाम क्या बेटा? आर। लेट्स से ये जिस पॉइंट तक गया ये पॉइंट है P। क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन है ओ बी और इस ओ पी के अलॉन्ग मैंने एक तीसरा वेक्टर कंसिडर किया है इसका नाम है वेक्टर आर। क्या बेटा? वेक्टर आर। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, इसका डायग्राम बनाए। कंसीडर वेक्टर ए एंड बी नीदर कोलिनियर नॉर जीरो वेक्टर। दो वेक्टर है ए और बी, ना तो ये जीरो वेक्टर है ना तो कोलिनियर है, एक लाइन में भी। ठीक है ना, a vector R is present along OP। एक वेक्टर R है जो OP के along present है, OP के along present है, is coplanar with vector A and B present along OA and ओ बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक वेक्टर आर है जो ओ पी के अलाउंग प्रेजेंट है, ये वेक्टर ए और बी के साथ कोप्लेनर है, और ए और बी किसके अलाउंग है बेटा? ओ ए और ओ बी के अलाउंग। मतलब जो डायग्राम बनाए थे उसी को अपने वर्ड में लिख। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको देखना है वो ये है कि हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं बेटा? तो जो ओ बी दिख रहा है इससे पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल। जैसे मैं इसको एम बोलता हूँ, इसको एम। तो ड्रॉ एम एन पैरेलल टू ओ बी, एंड सिमिलरली ये जो ओ ए दिख रहा है इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, मैं इसको नाम दे दो Q, ठीक है ना, एंड एम क्यू पैरेलल टू ओ ए। तो ये दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मतलब सॉरी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, तो वेक्टर ए एंड ओ एन, ये ए और ओ एन, ये सॉरी ओ ए, वेक्टर ए और ओ ए, ये दोनों अगर आप लोग नोटिस करोगे बेटा तो एक ही लाइन में है, एक लाइन में, और एक लाइन में मतलब कोलिनियर वेक्टर। हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए एंड ओ ए आर कोलिनियर। और अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है? स्केलर मल्टीपल। सही है ना? तो जो अपना वेक्टर ए है वो हो जाएगा लेट्स से T1 इंटू ओ। यहाँ पर T1 क्या बेटा? स्केलर। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल। सही है, ये देखो वेक्टर ए, ठीक है, मुझे बोलो वेक्टर ए। ठीक है ना, आगे लिखेंगे भाई। एक काम करो, ये जो पैरेलल लाइन बना है ना इसको यहाँ से मत बना, ऐसे पी एन पी एन पी एन, ठीक है, पी एन पैरेलल टू ओ बी, पी एन पैरेलल टू ओ ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वेक्टर ए और वेक्टर ओ ए दोनों कोलिनियर है, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का क्या दिखा सकता हूँ? स्केलर मल्टीपल, T1 इंटू, ठीक है, ओ ए विल बी T1 इंटू। सही है,
इसमें और आसान, सीधा ये P1, मतलब यहाँ से जो पैरेलल लाइन बना लेना तो सीधा ए पे लेकर PA पैरेलल टू OB एंड PB पैरेलल टू OB। फिर से देखा ये PA में OB को पैरेलल है और ये PB है OB को पैरेलल, ठीक है। तो अब क्या होगा पता है, एक तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 पॉइंट पे इतना काम है। तो OA इज इक्वल टू P1 इंटू A, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। जिस तरह ये वेक्टर A और OA पैरेलल है उसी तरह ये वेक्टर B और OB भी क्या है बेटा, पैरेलल है। वेक्टर B और OB पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो। ऑल्सो वेक्टर B एंड OB आर कोलिनियर, ये दोनों भी क्या बेटा, कोलिनियर। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या रहेगा बताओ, स्केलर मल्टीपल। दिस B विल बी, या वेक्टर OB विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ B। ओके, यहाँ तक समझा सबको? ध्यान से देखना, OA इस A का स्केलर मल्टीपल है और OB इस B का स्केलर मल्टीपल। यहाँ तक ठीक है। अब अगर आप लोग नोटिस करो, जैसे ये R वेक्टर पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप लोग नोटिस करो बेटा तो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो इन पैरेललोग्राम या फिर क्वाड्रिलेटरल OBPA यूजिंग कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो डायगोनल होता है इसकी वैल्यू इक्वल होती है पहली साइड प्लस दूसरी साइड, याद है। सो दिस OP विल बी OA प्लस OB, तो OP विल बी OA प्लस OB। अब बेटा नोटिस करो OP क्या है, O से लेकर P तक क्या है, R। OA अभी निकाल लेना, OA कितना है, P1 इंटू A प्लस OB क्या है, OB P2 इंटू B। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन एंड, तो यही तो प्रूफ करना था ना, वेक्टर R इज इक्वल टू P1A प्लस P2। नोटिस करो क्या कह रहे हो, वेक्टर R इज इक्वल टू P1A प्लस P2B। लेकिन अभी ये प्रूफ इनकम्प्लीट है, और क्या प्रूफ करना रहेगा अपने को, P1 और P2 कैसे स्केलर रहता, यूनिक स्केलर। यूनिक स्केलर कैसे प्रूफ करेंगे सर, बोल तो देखो, यूनिकनेस ऑफ P1 एंड P2, P1 P2 का यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि वेक्टर R की वैल्यू है P1A प्लस P2B। लेट, मैं ऐसा मान लेता हूँ, लेट, हाँ लेट ऐसा मान लेते कि यही वेक्टर R इक्वल है S1A प्लस S2B, मतलब मैंने P1 P2 दिया, नए स्केलर लिया। कौन से नए स्केलर, S1 S2। अब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि S1 T1 सेम ही है, S2 T2 सेम ही है, मतलब कि T1 T2 कैसे स्केलर है, यूनिक। और कोई भी नए स्केलर आओगे वो इसी के इक्वल आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा। बार बार अगर यही स्केलर आ रहा है मतलब ये यूनिक है ना, चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको कुछ भी करके क्या करना है, S1 S2 को ये T1 और T2 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, एकदम ईजी है। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को क्या करो बेटा, सब्सट्रैक्ट। लेट्स से इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, 3 माइनस 4 क्या होगा बताओ यार से, यहाँ पे तो आएगा R माइनस R, है ना, R माइनस R इज इक्वल टू P1A प्लस T2B माइनस, बोलो S1A प्लस S2B, दोनों को माइनस करें। R माइनस R कितना रहे, 0, R माइनस R 0। यहाँ पे T1A बचा, देखिए माइनस प्लस माइनस x1 है, फिर यहाँ पे T2B माइनस प्लस माइनस S2B, सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बोलो, A कॉमन है, और T1 माइनस S1A प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन, B, तो T2 माइनस S2B। ये जो 0 है 0, क्या मैं 0 को ऐसा लिख सकता हूँ, 0A प्लस 0B चलेगा क्या, 0 इंटू A 0, 0 इंटू B 0, 0 प्लस 0 0। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। इधर A का कोएफिशिएंट क्या है, इधर A का कोएफिशिएंट क्या है, 0, मतलब कि T1 माइनस S1 की वैल्यू है बोलो 0, और T2 माइनस S2 की वैल्यू भी है 0, तो T1 माइनस S1 उधर गया तो S1।
और T2 माइनस H2 उधर गया तो H2। इसका मतलब क्या है, जो S1 था वो असल में T1 ही है और जो H2 है वो असल में T2 है। मतलब T1 और T2 असल में कौन से स्केलर है, यूनिक स्केलर। तो लिखेंगे दैट इज T1 एंड T2 आर यूनिक स्केलर। खत्म। फिर से एक बार करा दो, देखो A और B दो वेक्टर है, वो लीनियर दिखेंगे नहीं। एक तीसरा वेक्टर है R और ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन है। ठीक है ना, आपने वो प्रूफ करना है R = T1A + T2। तो हमने क्या किया, जो वेक्टर R था उस पॉइंट से दो पैरेलल लाइन बनाते, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही लाइन में, तो वेक्टर OA इस A वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। ये B वेक्टर और OB वेक्टर एक ही लाइन में, तो वेक्टर OB B वेक्टर का क्या लेगा, स्केलर लेगा। इसमें पैरेलल लॉ लगाया, OP की जगह R आ गया, OA और OP की वैल्यू यहाँ से रख दिया। ठीक है, प्रूव हो। T1 T2 को यूनिक स्केलर प्रूफ करना, तो T1 T2 की जगह एक नया स्केलर ले लिया S1 S2, दोनों को माइनस किया, सेम ही आ रहा है, मतलब T1 T2 असल में कैसे स्केलर है, यूनिक स्केलर। समझा? दिस हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, देखो कितनी सारी बार पूछा। ठीक है ना, 4 बार आया है। इवन जो रिसेंट Feb 25 का क्वेश्चन था उसमें भी ये थ्योरम आया था। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना, अब देखते पहला थ्योरम, उसके ऊपर आता है। ये समझा तो वो भी समझेगा। पहला थ्योरम देखो, उसी के जस्ट ऊपर। देखो व्हाट इज गिवन इन थ्योरम नंबर 1, बात मत करो। देखो थ्योरम नंबर 1 में क्या दिया है, प्रूव दैट थ्री वेक्टर A B C are coplanar if and only if there exists non-zero linear combination of XA plus YB plus ZC is equals to 0। तो आपने को प्रूफ करना है बेटा, प्रूव दैट XA plus YB plus ZC is equals to 0, जहाँ पर A B और C ये तीनों कैसे वेक्टर है बताओ, कैसे वेक्टर बताओ, कोप्लेनर। देखो ना, A B C are कोप्लेनर, तीनों के तीनों कोप्लेनर। अच्छा, कोप्लेनर के आगे कुछ लिखा है, देखो इफ एंड ओनली इफ। जब भी आपको प्रूफ करने वाले में इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ रहता है ना, तो उसको दोनों साइड से प्रूफ करना है, सीधा भी और उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी। तो मतलब नहीं समझा, उसने क्या बोला है कि ये प्रूफ करो कि अगर ABC कोप्लेनर है तो XA plus YB plus ZC is 0 है। पर आप सिर्फ ये नहीं प्रूफ करोगे, आप प्रूफ करोगे कि ABC कोप्लेनर है तो XA plus YB plus ZC 0 रहेगा, और अगर XA plus YB plus ZC 0 है तो ABC कोप्लेनर। दोनों प्रूफ करना है, सीधा भी और उल्टा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा अच्छे से? ऐसा कब करना होता है, जब वहाँ पे प्रूफ करने वाले में इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन याद है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इफ एंड ओनली इफ। ये डायरेक्शन में भी ट्रू होना चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में भी ट्रू होना। अपन इसमें दोनों प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सीधा प्रूफ करें, जब सीधा प्रूफ करते हैं तो उसको इफ पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते था, इफ पार्ट। और जब उल्टा प्रूफ करते हैं तो उसको ओनली इफ पार्ट बोलते हैं। यानी ऐसे प्रूफ में कितने पार्ट होते हैं, दो, इफ पार्ट और ओनली इफ। इफ पार्ट मतलब हम लोग सीधा प्रूफ करें, फॉरवर्ड, और ओनली इफ मतलब उल्टा प्रूफ करें, पीछे से प्रूफ करें। समझ में आ रही चीज क्या? तो पहले इफ पार्ट दो प्रूफ करेंगे, देखो इफ पार्ट। सुन बेटा, इफ पार्ट में क्या प्रूफ करना है अपने को कि अगर ABC कोप्लेनर है, अगर ABC कोप्लेनर है तो XA plus YB plus ZC कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये प्रूफ करना है अपने को। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि लेट A B, कंसीडर A B and C are कोप्लेनर वेक्टर्स। A B और C को हमने क्या मान लिया बेटा, कोप्लेनर। A B और C को हमने क्या मान लिए, कोप्लेनर वेक्टर मान लिया। अब अपने को प्रूफ करके दिखाना है कि XA plus YB plus ZC की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब ये ABC जो है वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में मौजूद। तो बेटा एक ही प्लेन में मौजूद वेक्टर एक दूसरे को कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर ये दो वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, लेकिन दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर भी है। तीनों कोप्लेनर है और दो वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर। ये देख
ये तीनों भी कोप्लेनार है, पर एक भी कोलिनियर है क्या? नहीं। तो हम लोग पहले केस में मान लेंगे कि कोई तो भी दो वेक्टर कोलिनियर है, और दूसरे केस में मानेंगे कि एक भी कोलिनियर नहीं। तो इस पार्ट के अंदर भी दो केस रहेंगे, एक में कोलिनियर मान के चलेंगे, एक में कोलिनियर मान के नहीं चलेंगे। ऐसे ही प्रूफ करना अगर ये आया समझ में आ रहा अच्छे से? तो ध्यान से देखो केस 1, इफ A vector and B vector are कोलिनियर। ए और बी कैसे वेक्टर है बोलो? कोलिनियर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है बेटा? स्केलर मल्टीप्लाई। तो ये जो ए है, दिस ए विल बी k into b, आया ना? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या रहेगा? स्केलर मल्टीप्लाई। अब एकदम ध्यान से देखना, ये प्लस के बी इधर आएगा तो बोलना माइनस के बी इक्वल टू 0। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता? देख 1 into a प्लस माइनस के इंटू बी, सही? देख 1 into a प्लस माइनस माइनस के इंटू बी के बी प्लस, ध्यान से देखना 0 into c, 0 चलेगा, इज इक्वल टू 0। तो लेट से ये 1 को मैंने x मान लिया, ये माइनस के को y और ये 0 को z। x plus yb plus zc is equals to 0 where x, y and z are 1 minus k and 0। तो पहले केस को प्रूफ कर दिया हमने। पहला केस हो क्या प्रूफ कि अगर a b c जो है ये कोप्लेनर है और उसमें भी दो वेक्टर कैसे कोलिनियर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब ऐसा मान के चलेंगे तीनों में से एक भी वेक्टर कोलिनियर नहीं, तीनों के तीनों कोप्लेनर है। तो सब लोग इधर ध्यान से देखो, Case 2, no two vectors are कोलिनियर। कोई भी दो वेक्टर बोलो, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। तो सब लोग ध्यान से देखना, तो सब लोग ध्यान से देखना। सिंस A and B are नॉन कोलिनियर, सही है ना? कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं, मतलब तीनों में कोई भी कोलिनियर नहीं है, ए और बी कोलिनियर नहीं है, एंड सी वेक्टर इज कोप्लेनार विथ ए एंड बी। और ये जो सी है वो ए और बी के साथ क्या है? कोप्लेनार। अगर आप ध्यान से इन दो लाइंस को पढ़ो तो सेम लिखा है, इधर पे ए और बी कोलिनियर नहीं थे, यहाँ पे भी ए और बी कोलिनियर नहीं है, सही है? इधर एक तीसरा वेक्टर था आर, इधर एक तीसरा वेक्टर है सी, यहाँ पे वो आर और ए बी कोप्लेनार थे, यहाँ पे सी और ए बी कोप्लेनार थे। तो इससे में यही कंडीशन है। तो इधर की कंडीशन क्या थी? आर विल बी इक्वल टू T1A प्लस T2B। देयरफॉर सी विल बी इक्वल टू T1A प्लस T2B। आया ना? सही है या नहीं? ये वाली कंडीशन, ये वाला थ्योरम यूज किया हमने, सही है ना बेटा? सेम ये वाला थ्योरम यूजिंग थ्योरम 2। सर ये क्वेश्चन में लिखना है क्या? नहीं, ये लिखना नहीं है, तेरा फर्क है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो थ्योरम 2 हमने प्रूफ किया है वो यूज हुआ है, R इक्वल टू T1A प्लस T2B। अब एक काम करना है, किधर ध्यान से देख, ये T1A को ऐसे रहते, T2B को भी ऐसे रहते, ये प्लस सी उधर गया तो माइनस सी इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ T1A प्लस T2B प्लस माइनस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। चलेगा? चलेगा। T1 को क्या मान लो? x, T2 को क्या मान लो? y, माइनस 1 को क्या मान लो? z। हो गया प्रूफ? x से प्लस y प्लस z c इज इक्वल टू 0 वेयर, ध्यान से देखना, वेयर x y z जो है अभी फिलहाल क्या है बेटा? T1 T2 माइनस 1। तो हमने इफ पार्ट को प्रूफ कर दिया कि अगर ABC कोप्लेनर है तो XA प्लस YB प्लस ZC विल बी इक्वल टू 0। अब कौन सा पार्ट प्रूफ करेंगे? ऑनली, मतलब अगर XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0 है तो ABC क्या होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए। समझ में आ रही चीज़ से? तो ध्यान से लिखना, ऐसा लिखेंगे only if part, if part था तो only if part, तो only if part में हम लोग मान के चलेंगे since XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0, ये इतना 0 है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि ABC क्या है बेटा?
एबीसी क्या है बोलो, एबीसी क्या है, नॉन सॉरी एबीसी क्या है, कोप्लेनर। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये ZC को ऐसी लेंगे, जो ZC ने इसको ऐसी लेंगे, ये x से और y भी उधर लेके जाता है, -x से -y, ये z इधर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, वो साइड जाएगा तो -x से -y भी डिवाइड बाय z। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से देखना, ये z को दोनों में बांट दे, x बाय z -x बाय z a चलेगा, -y बाय z b, बीच में कौन प्लस, बेटा x और z कौन है, कांस्टेंट, y और z कौन है, कांस्टेंट, इन शॉर्ट ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो दैट इज c इज इक्वल्स टू p1a प्लस p2b। और अभी हमने एक थ्योरम पढ़े थे, अगर r इज इक्वल्स टू p1a प्लस p2b है, मतलब a b और r ये तीनों कौन है, कोप्लेनर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर c a and b are कोप्लेनर, हेंस प्रूफ। ये दो थ्योरम, पहले दो थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 1, ओके। हम मूविंग ऑन टू थ्योरम नंबर 3। If ABC are three non-coplanar vector, अभी देखो बेटा पहले थ्योरम में और तीसरे थ्योरम में यही डिफरेंस है, स्टार्टिंग में ही डिफरेंस है, देखो कंफ्यूज मत होना। पहले थ्योरम में क्या लिखा था, ABC are coplanar, यहाँ पे क्या लिखा है, ABC are non-coplanar। तो अपने पास तीन वेक्टर है A, B और C, तीनों नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में नहीं, अलग अलग प्लेन में, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला है, देन प्रूव दैट एनी वेक्टर R इन स्पेस, एक चौथा वेक्टर है R, 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A, B एंड C। तो R को हम लोग ABC के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, आपको ब्रैकेट में मैंने लिखे, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ये जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन में दिया हो, ये मैंने आपके लिए वहाँ पे लिख दिया, सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा रहेगा तो भी आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है R इक्वल्स टू XA प्लस YB प्लस ZC, यहाँ पर x, y और z क्या है बेटा, यूनिक स्केलर है। तो अभी देखो x, y, z यूनिक स्केलर है ना, तो अपने को x, y, z का यूनिकनेस प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन पहले ये प्रूव करेंगे R इक्वल्स टू XA प्लस YB प्लस ZC, ओके। अब इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखो, सब बोर्ड पर ध्यान से देखो। पहले तो इसका डायग्राम सब लोग, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, इधर हमने पहला वेक्टर लिया है OA, वेक्टर A वाला, कौन सा वेक्टर है वो, वेक्टर A वाला। फिर यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर B वाला, यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर लिया, दिस इज वेक्टर C वाला। अब इन तीनों को देख के बताओ, क्या ये तीनों कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में, क्या अलग अलग प्लेन में, एकदम एक ये प्लेन में है, एक ये प्लेन में है, एक ये प्लेन में, हाँ, तीनों नॉन कोप्लेनर है। कैसे बताओ, नॉन कोप्लेनर। अब इन तीनों के बीच में स्पेस में एक तीसरा वेक्टर लेना है, स्पेस के अंदर एक तीसरा वेक्टर लेना है, ऐसा, ठीक है। इसको नाम देंगे वेक्टर R, इसको क्या नाम देंगे, वेक्टर R। भाई जो वेक्टर R है ना, A, B और C का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे दिखाया जा सकता है, मतलब R इक्वल्स टू XA प्लस YB प्लस ZC, वो प्रूफ करना है। अब वेक्टर R बनाने से पहले ना मैं आपको बोल रहा हूँ डायग्राम पहले कंप्लीट कर लो, फिर वेक्टर R। तो डायग्राम कैसे कंप्लीट करना है, ये तीनों वेक्टर से मिला करके एक बॉक्स बनाना है, पैरेललोपिपेड, क्या बेटा, पैरेललोपिपेड बॉक्स, बॉक्स मतलब बॉक्स, ठीक है ना। इधर ध्यान से पहले ऊपर एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो, देख ले मैं डायग्राम बता रहा हूँ कैसे बनाना है, सब लोग ध्यान से देख। ऊपर एक रेक्टेंगल बना लिए, बात नहीं खसक क्या हो गया, फिर गिर ही आता चल ठीक है। ऊपर एक रेक्टेंगल बना लिए, अब ध्यान से देखना, स्केल लेंगे, जितना लेंथ इसका है ना, सेम उतना लेंथ लेकर के यहाँ पे एक लाइन बनाना है, मतलब जितना लेंथ इसका है सेम उतना लेंथ इसका, ठीक है। एक लाइन बना दी इधर, फिर जितनी लेंथ इसकी है ना, सेम उतनी लेंथ लेकर के यहाँ पे एक लाइन बना दी, ऐसा एल शेप, ओके। समझो ना क्या किया, जितनी लेंथ यहाँ पे थी सेम उतनी लेंथ लेके यहाँ पे एक लाइन बना, जितनी लेंथ यहाँ पे थी सेम उतनी लेंथ लेकर यहाँ पर एक लाइन बना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जॉइन दिस टू पॉइंट, जॉइन दिस टू पॉइंट, ठीक है। एक आखिरी चीज इधर ध्यान से देखो, ये जितना लेंथ दिख रहा है ये वाला दिखा, उतना सेम लेंथ लेकर के यहाँ पर बनाएगा, सेम जितना ये है उतना ही, ठीक है। इन दो पॉइंट को जॉइन, ये दो पॉइंट को जॉइन, बन गया पैरेलल।
ओके, फिर एक बार बना रहे देखो, यहाँ रेक्टेंगल कंप्लीट किए, इधर ऐसा एल कंप्लीट किए, इसको ज्वाइन किए, फिर इसके पैरेलल एक लाइन बनाए, ये दोनों को ज्वाइन किए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ पैरेललेलोपिपेड। एक पैरेललेलोपिपेड बना दिया बेटा, अब नोटिस करना है ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है, स्पेस में इमेजिन करो, यहाँ पे कहीं वो पॉइंट है, ओरिजिन को इससे ज्वाइन करेंगे तो आर वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, आर। तो ओरिजिन को इससे ज्वाइन करेंगे बेटा हम लोग, we will join origin from this, we will get a vector r, एक वेक्टर r। ओके, अब हर पॉइंट को नाम देते हैं, देखो ये वाले पॉइंट का नाम है o, पहले पॉइंट का नाम है o, आगे देखिए बेटा p q r, या r मत दो, ये स्मॉल r यूज किया ना, r मत दो, p q s t m n जो लेना है एनी रैंडम लेटर, ठीक है ना। तो ये हमने एक पैरेललेलोपिपेड बनाया। अब ये जो डायग्राम अगर आपने बना लिया तो फिर आगे का काम आसान। ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाए हैं इसी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। कंसीडर वेक्टर a b and c which are non coplanar। ये वेक्टर कैसे बेटा, नॉन कोप्लेनार एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया, ठीक है ना। अ वेक्टर R is present in space as shown। तो जैसा कि स्पेस में एक चौथा वेक्टर जिसका नाम है R, डायग्राम में हमने वो भी दिखा दिया, डायग्राम के अंदर हमने वो भी दिखा दिया। What we have to do, we have to prove that this R vector is equals to XA plus YB plus ZC। ये चीज अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना। वही पैरेलल वाला फंडा यूज करते हैं, ठीक है, कोलिनियर वाला। सॉरी, देखो ये जो वेक्टर ए है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इधर पे कहीं एक पॉइंट ले लो, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ, या फिर ये वेक्टर ए को थोड़ा छोटा कर दो, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लेने पड़ेगा ना, जैसा कि पहले की तरह एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लेना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वेक्टर ए हो गया एंड दिस इज एस। ओके, सिमिलरली इसको थोड़ा छोटा कर, यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर बी हो गया और ऊपर एक पॉइंट है एन, और सेम इधर ये वेक्टर सी हो गया और इधर एक पॉइंट है टी। अब जैसा पहले की तरह सेम वैसा करेंगे। देखो बेटा ओ एस और ए दोनों एक लाइन में है, तो एक जो है दूसरे का क्या लेगा, स्केलर मल्टीपल। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ओ एस एंड ए आर कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर है, तो ओ एस की वैल्यू रहेगी, बोलो T1 इंटू ए, या फिर आप ऐसा ले सकते हो x इंटू ए, मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। सही है, सही है। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ध्यान देखना, OP बोलो, OP क्या रहेगा, बोलो Z इंटू, या पहले OP से पहले OM लिखो, OM विल बी y इंटू D एंड OP will be Z into C। ये तीन आ गया अपने पास। अब सब लोग एकदम ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करता हूँ, नीचे ये O और Q को ज्वाइन कर देता हूँ, O और Q को ज्वाइन कर देता हूँ, O से Q तक ज्वाइन किया, अब Q से U तक एक वेक्टर इमेजिन करो, मतलब ये रूम को इमेजिन करो, यहाँ से एक वेक्टर ऐसा उधर कोने में जा रहा है R, ये कोने से वो सामने के कोने तक R जा रहा है, ठीक है ना। तो ये R है, पीछे की दीवार है कैसा, और नीचे मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बन गया ना। क्या बन गया बेटा, ट्रायंगल। ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ यूज कर सकता हूँ मैं, क्या लिखेंगे, देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, नाम लो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल O U Q, इन ट्रायंगल O U Q यूजिंग कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन से दो सेम सेंस में और कौन सा एक अपोजिट सेंस में, देखिए OQ और QU ये दोनों सेम सेंस में, लेकिन OU जो है वो अलग सेंस में। क्या है, देखो OU इज इक्वल टू OQ प्लस QU, OQ प्लस QU। यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको अच्छे से। आगे देखेंगे, अभी इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1।
अब एक और ट्राइंगल को इमेजिन करो, एक ये वाला ओ पी क्यू, पहला ट्राइंगल ओ पी क्यू। पहले ट्राइंगल में भी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या हो जाएगा बोलो, इसमें सेम सेंस में कौन है, देख ओपी और पी, ओपी और पी अलग सेंस में कौन है बेटा, ओके। हम लोग लिखेंगे ओपी सॉरी ओक्यू इज इक्वल्स टू ओपी प्लस पी, ओपी प्लस पी, करेक्ट है। इसको पुट कर दो पूरे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, OU इज इक्वल्स टू लिख रहा OQ, OQ की जगह क्या रखी ऊपर OP प्लस PQ प्लस हाँ तक ठीक है। अभी ये OP को ऐसी रहने दे, OP को ऐसी रहने दे, PQ को भी ऐसी रहने दे, OU को भी ऐसी रहने दे, OU को भी ऐसी रहने दे। अब धीरे धीरे ना हम लोग ये लाइन जो प्रूफ करने का था ना, R इक्वल्स टू XA प्लस YB प्लस ZC, उसको लेके आएंगे, ठीक है ना। OU एज इट इज, OP भी एज इट इज, क्योंकि OP है मेरे पास, है ना, OP है मेरे पास। इन दोनों का कुछ तो भी करना पड़ेगा, PQ और QU। PQ को देख, PQ इधर, PQ ये रहा PQ, इसके जस्ट सामने कौन सा वेक्टर रहेगा, OS रहेगा ना, ऐसा PQ है, उससे पैरेलल है नीचे, नीचे उससे पैरेलल कौन, OS। तो मैं PQ की जगह पर क्या लिख सकता हूँ बेटा, OS। दोनों पैरेलल और इक्वल है, पैरेलल और इक्वल मतलब सेम है कि नहीं, तो मैं PQ की जगह पर क्या लिखूंगा बेटा, OS। सिमिलरली QU, ध्यान दे, QU की जगह पर क्या है बोल, OM, दिख रहा है, ये QU TS OM TN ये सब सेम रहेगा ना चारों, तो QU की जगह पर क्या है बोल, OM। रीजन में लिखेंगे बेटा, रीजन में लिखेंगे PQ वेक्टर इक्वल रहेगा OS वेक्टर के और QU वेक्टर इक्वल रहेगा OM वेक्टर। अब सबका वैल्यू रखो, अब सबका वैल्यू रखो। OU, O से लेकर U तक कौन है बेटा, R। OP, व्हाट इज OP, ZC। OS, व्हाट इज OS, XA। OM, व्हाट इज OM, YB। इसी को रीअरेंज कर दो, क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू XA प्लस YB प्लस ZC। कंप्लीट हो गए। अभी क्या प्रूफ करना रहेगा, एक्स वाई जेड जो है वो यूनिक है, तो क्या लिखेंगे इधर, यूनिकनेस ऑफ एक्स वाई जेड। तो जैसा पहले प्रूफ किए थे ना यूनिकनेस, जैसा पहले प्रूफ किए थे यूनिकनेस, सेम वैसे यहाँ पे भी प्रूफ करेंगे। देखो पहले हमने क्या प्रूफ किया, R इज इक्वल्स टू XA प्लस YB प्लस ZC। लेट तीन नए स्केलर ले लेते हैं, एक्स वाई जेड के ऊपर तीन नए स्केलर ले लेते हैं, EA प्लस QB प्लस या P मत लो, इसी को डैश लगा दो, X डैश Y डैश Z डैश। ओके, अब हम कुछ भी करके प्रूफ करना है कि X डैश और X सेम ही है, Y डैश और Y सेम है, Z डैश और Z सेम। कैसे प्रूफ करेंगे अपने धीरे दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग दोनों माइनस कर दो, R माइनस R इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, देखा XA माइनस X डैश A, XA माइनस X डैश A चलेगा ना, फिर प्लस प्लस के ऊपर प्लस YB माइनस Y डैश B, YB माइनस Y डैश B प्लस 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 ZC माइनस Z डैश, बोलो R माइनस R 0, इधर X माइनस X डैश इज इक्वल्स टू A, y minus y dash is equals to b, z minus z dash is equals to c। सही है, ये 0 को कैसे लिखेंगे, 0a प्लस 0p प्लस 0c is equals to x minus x dash a, y minus y dash b, z minus z dash c। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करेंगे, x minus x dash इसको इक्वल है 0, y माइनस वाई डैश इसको इक्वल है 0, z माइनस z डैश इसको इक्वल है 0, तो x इज इक्वल्स टू x डैश, y इज इक्वल्स टू y डैश, z इज इक्वल्स टू z डैश। मतलब कि x, y and z आर यूनिक स्केलर।
ओके बेटा ये क्वेश्चन एक बार आया है, याद है? इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाना पड़ा। नाउ सी इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है? अब इसका प्रूफ एकदम इजी है, एकदम इजी। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन देखो। इफ पॉइंट ए और ब्रैकेट में ए बार लिखा है, मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार, ठीक है ना? एंड पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी बार, बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस, एंड पॉइंट आर जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर एक पॉइंट है आर, डिवाइडिंग इट इंटरनली, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो m/n। कौन से रेशियो में बेटा? m/n। देन प्रूव दैट r बार इज इक्वल टू ma प्लस nb बाय m प्लस n। याद है ये थ्योरम हमने कई बार यूज भी किया एक्सरसाइज के अंदर। अभी अपने को इसको प्रूव करके दिखाना, एकदम इजी प्रूफ है। सब बोर्ड पर देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बराबर बन गया तो एकदम इजी, बात नहीं करेंगे। सब बोर्ड पर देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बीच में कहीं एक पॉइंट है आर, सही है ना? अब बेटा पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए अपने को ओरिजिन लेना पड़ता है, तो ये समझो ये मैंने ले लिया ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन से पॉइंट ए तक जो वेक्टर रहेगा, ये ए का पोजीशन वेक्टर रहेगा। ए की पोजीशन वेक्टर तो उसने किससे लिखा है? ए बार। ओरिजिन से पॉइंट बी तक जो पोजीशन वेक्टर रहेगा ये बी बार, और ओरिजिन से आर तक आर। ना क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि पॉइंट आर जो है वो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक m है, यहाँ से लेके यहाँ तक n है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? अब जो डायग्राम बना है इसी को लिखते हैं। लेट a बार, b बार एंड r बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बेटा? ए, बी एंड आर रिस्पेक्टिवली, ये तीनों पोजीशन वेक्टर है इन दिए गए पॉइंट्स के, करेक्ट है ना? नेक्स्ट वन, पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/n। पॉइंट आर जो है वो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दैट इज ए बी सॉरी ए आर इज टू आर बी, ए आर इज टू आर बी इज इक्वल्स टू m/n। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ? देखो, ए आर डिवाइडेड बाय आर बी, बेटा इज टू मतलब क्या था? डिवाइड ना, इज इक्वल्स टू m बाय n। ये n को इधर ले लो, आर बी को उधर ले लो, क्या आएगा बोल? n इंटू ए आर इज इक्वल्स टू m इंटू आर बी। उसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, m आर बी इज इक्वल्स टू n a r, चलेगा ना? मतलब ये पहले लिख दिया, ये बाद में। और दोनों को वेक्टर फॉर्म ले लो, दो वेक्टर इधर आर बी और ए आर। आर बी किधर है? आर बी आर से लेकर बी, आर बी एंड ए से लेकर आर, ए आर, दीज आर द टू वेक्टर्स। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। दैट इज, ध्यान से देखना बेटा, दैट इज m आर बी इज इक्वल्स टू n a r, ठीक है? दोनों को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, अगर मेरे पास एक वेक्टर b है तो इसकी वैल्यू होती है दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। याद है? ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर चैप्टर में, वो फॉर्मूला हम लोग इधर यूज करेंगे। हाँ, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, m को ऐसे रहने दो, इसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है? b, तो b बार माइनस r बार, n को ऐसे रहने दो, इधर दूसरा पॉइंट है r बार माइनस a बार, m इंटू b mb, m इंटू r mr, n इंटू r nr, n इंटू a na, करेक्ट है? ना इस mb को ऐसे रहने दो, ये माइनस na इधर आएगा तो प्लस na, इस nr को ऐसे रहने दो, माइनस mr उधर गया तो प्लस mr। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसको ऐसे रहने दो, mb प्लस na। इन दोनों में से r कॉमन है, क्या आएगा? n प्लस n,
ये n प्लस m इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, ये साइड आएगा तो mb प्लस na डिवाइडेड बाय n प्लस m इज इक्वल्स टू r बार। इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ r बार इज इक्वल्स टू mb प्लस na बाय m प्लस n प्लस m कोई m प्लस n कोई इतना इजी है, इतना इजी है। अब सुनो, ये आता है ना 4 मार्क्स में, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ ये थ्योरम नहीं, जितने भी थ्योरम पढ़ रहे हैं सब थ्योरम। अब अगर आपको 4 मार्क्स में है ना, तो इसके साथ एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे करके आपको दे देंगे सॉल्व। यू प्रूव दिस, हेंस सॉल्व दिस, ऐसा। तो ये थ्योरम देगा प्रूफ करने के लिए, और इसी के साथ इसी सेम टॉपिक का एक सिंपल सा क्वेश्चन चिपका देगा, बोलेगा इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा समझ में आ रहा अच्छे से? तो पीवाईक्यूज देख लेना एक बार। पीवाईक्यूज में आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि थ्योरम्स को क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके कैसा पूछना है। जो थ्योरम रहेगा ना, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे सॉल्व करने के लिए, समझा? तो यूजुअली सेक्शन वाला जब आता है ना बेटा, अगर सेक्शन वाला आया है 3 मार्क्स में आया तो खाली थ्योरम आता है, 4 मार्क्स में आया ना तो थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन मिला के देता ही है, क्योंकि इतने से पे 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक बार पीवाईक्यू सारे थ्योरम्स के देख लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरम है। 7 वाला क्वेश्चन लिखोगे मैंने नहीं, आप लोग पीवाईक्यू देखोगे तो आपको दिखेगा कौन से क्वेश्चन के साथ कैसे, कौन से थ्योरम के साथ कैसा क्वेश्चन कंबाइन करके देगा। इज इट वेरी मच क्लियर? ये सबके साथ देखना है आपको, ओके? जितने भी थ्योरम कर रहे हैं सबके साथ। ये हो गया अपना थ्योरम नंबर 4। अब थ्योरम नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है, मतलब ये इंटरनल डिवीजन का है और वो एक्सटर्नल डिवीजन का है। देखो थ्योरम नंबर 5 क्या है बेटा, मैं रीड कर रहा हूँ, सब लोग देखेंगे। बात नहीं। इफ ए जिसका पोजीशन वेक्टर है a बार, b जिसका पोजीशन वेक्टर है b बार, b any 2 points in the space and r जिसका पोजीशन वेक्टर है r बार, b a point on the line segment AB dividing it externally in the ratio m:n, then prove that r is equals to mb minus na by m minus n। इन शॉर्ट एक्सटर्नल डिवीजन को प्रूव करना है, जैसे इंटरनल डिवीजन को प्रूव किया सेम वैसे एक्सटर्नल डिवीजन को प्रूव करना है। समझ आ रहा है? ये भी बोर्ड में 2 बार पूछा है, 5/2008 जुलाई 2023 2 बार पूछा, ठीक है ना? इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दोनों पूछे हुए, ठीक है ना? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डायग्राम बने, ऑब्वियसली सब बोर्ड पर देखो डायग्राम कैसा बनेगा। इसका डायग्राम थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा सब बोर्ड पर देखना। ये मेरे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब जो आर है वो इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, कैसा डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली, मतलब आर इसके बीच में नहीं रहेगा, बाहर कहीं यहाँ पे रहेगा, समझो यहाँ पे कहीं है आर, दिस इज आर। अब आर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ? m:n, मतलब a से लेकर r तक और b से लेकर r तक, तो ये m रहेगा और ये n, m:n। बाकी पोजीशन वेक्टर वाला फंडा सेम रहेगा। यहाँ पे ओरिजिन है o, ओरिजिन से a तक का वेक्टर a बार, ओरिजिन से b तक का वेक्टर b बार, ओरिजिन से r तक का वेक्टर r बार। इज इट वेरी मच क्लियर? समझा रहे सबको अच्छे से? ठीक है, तो जैसा यहाँ पे लिखे थे वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है ना? लेट बोलो, लेट ए बार बी बार एंड आर बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड आर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या लिखेंगे? पॉइंट, ध्यान देखना, पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी। इंटरनली की जगह क्या है बेटा? एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। देयरफॉर अब इधर रेशियो लेंगे, पहला कौन है बोल, इधर देख, पहला कौन है a r, तो a r is to, दूसरा कौन आएगा b r will be is equals to m:n। अब इशू का मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन। तो इशू कैसे लिखेंगे बोलो? ए आर बाय बी आर इज इक्वल्स टू m बाय n। n को इधर ले लो, n इंटू ए आर, m इंटू बी आर। इसको पहले लिख लो, m इंटू बी आर, n इंटू ए आर। वेक्टर फॉर्म में ले लो, m इंटू बी आर, n इंटू ए आर। तो 2 वेक्टर इमेजिन किए इधर, एक वेक्टर है b से लेके r तक बी आर, और एक वेक्टर है a से लेके r तक ए आर। समझ में आ रहा है ना? 2 वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी आर को क्या लिखेंगे? r माइनस बी। ए आर को क्या लिखेंगे? r माइनस ए। m को अंदर लेके जाओ, एम आर माइनस एम बी, एन आर माइनस एन ए। करेक्ट है? अब ध्यान देखना, ये एम आर को ऐसे रखते हैं, एम आर
ये प्लस एन आर इधर आ गया तो माइनस एन आर, ये माइनस एम बी उधर गया तो प्लस एम बी, और वहाँ पहले से कौन है माइनस एन ए, समझा रे? मतलब ये दोनों ने अपनी जगह चेंज किया, बाकी सब वैसे ही है, ये इसकी जगह पर आ गया और ये इसकी जगह पर आ गया, ठीक है? तो देखो एम आर ऐसे ही प्लस एन आर इधर आया तो माइनस एन आर, माइनस एन ए ऐसे ही माइनस एन बी उधर गया तो प्लस एन आर, सही है? इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में से आर कॉमन, तो दोनों में से मैंने आर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा एम माइनस एन इज इक्वल्स टू एम बी माइनस एन ए, एम माइनस एन उधर जाएगा तो डिवाइड आर इज इक्वल्स टू एम बी माइनस एन ए बाय इंटरनल लीनियर, सॉरी एक्सटर्नल, so this is internal linear, this is external linear, theorem number 4, theorem number 5, ओके? नेक्स्ट देखेंगे theorem number 7, दो बार पूछा है, मार्च 98, अक्टूबर 2004, 6 अराउंड 7, इधर ध्यान देखो, theorem number 7, theorem number 7 में मिड पॉइंट फार्मूला को प्रूव करना है, राइट? उसको प्रूव करना बोलो मिड पॉइंट फार्मूला को प्रूव करना है, तो सब बोर्ड पर क्वेश्चन में देखेंगे, if r is the midpoint of the line segment AB then prove that r equals to a plus b by 2, ठीक है ना? डायग्राम बना, इधर ध्यान से देख, एक लाइन सेगमेंट है AB, बात नहीं मेरा बात की, एक लाइन सेगमेंट है AB, बीच में कहीं तो एक पॉइंट है R, एकदम बीचों बीच में है, तो लेट्स से ये m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, इसके रेशियो में m/n, शुरुआत एकदम से वैसे करते हैं, ठीक है? ये ओरिजिन से A तक A बार, ओरिजिन से B तक B बार, ओरिजिन से R तक R बार, ये बात नहीं, बाकी के सब ऐसे लिखेंगे, लेट A बार B बार एंड R बार B पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, बात कर रहे शांत हो, A B एंड R रिस्पेक्टिवली, शुरुआत सेम की, ठीक है ना बेटा? अब सब लोग ध्यान से देखना, सिंस बेटा ध्यान से देखना, R is the midpoint of AB, R जो है वो AB का क्या बेटा मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा सेम, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ AR will be equal to RB, आए ना? AR will be equal to RB, ये RB को इधर लेके आगे तो डिवाइड करेगा ना, AR डिवाइड बाय RB, उधर बचा कौन 1, इसका मतलब क्या है बेटा AR is to RB, इसकी वैल्यू कितनी है रे 1:1, तो 1 का फॉर्मूला कुछ मतलब 1 है ना, तो ये AR is to RB कितना है रे 1:1, मतलब MB कितना है रे 1 और NB कितना है 1। अब यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला, नाउ डोंट आस्क मी सर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, भैया इंटरनली डिवाइड करा एक्सटर्नली डिवाइड करा, दिस वाज द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था देखो, R बार इज इक्वल्स टू MB बार प्लस NA बार डिवाइड बाय M प्लस N, ये M का वैल्यू है, ये N का वैल्यू है, पुट करो R इज इक्वल्स टू 1B बार प्लस 1A बार डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 1 into B 1 into A, B प्लस A लिखो या A प्लस B लिखो, 1 प्लस 1 इजी, तो ये आपका इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, लोग सबको समझा अच्छे से, चलेगा फोटो ले, नहीं एक्चुअली वो भी कितना हाथ हिलाते थे मोटे, तो अभी हमने इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट, ये 3 फॉर्मूला प्रूव करके दिए। अब इसमें 6 वाले में अपने को सेंट्रोइड फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या बोला देखो, लेट ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी और उनका पोजीशन वेक्टर है ए बार बी बार सी बार एंड जी हैविंग पोजीशन वेक्टर जी बार इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, देन प्रूव दैट जी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3। ये सेंट्रोइड फॉर्मूले को प्रूव करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जाहिर सी बात है एबीसी ट्रायंगल है तो सबसे पहले उसी को ड्रॉ करो, बोर्ड पर लिखना। सो दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। अब अपने को सेंट्रोइड बनाना है बेटा। सेंट्रोइड कैसा बनाते थे बोलो, सेंट्रोइड कैसा बनाते थे? तीनों मीडियन बनाएंगे पहले, तीनों मीडियन बनाएंगे। तीनों मीडियन यहाँ पर कट करेंगे, वो रहता है सेंट्रोइड। अच्छा मीडियन किसको बोलते हैं? ये बी सी लिख रहा है, इसका जस्ट मिड पॉइंट लो,
मिड पॉइंट मतलब जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और ए से ज्वाइन कर दो, ये पहला मीडियन है, दिस इज द फर्स्ट मीडियन। ओके, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ डी, क्या नाम दे देता डी। सिमिलरली ये जो ए सी है उसका जस्ट मिड पॉइंट लो और इससे ज्वाइन कर दो, लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया बी ई। फिर ऐसी है कि यहाँ से भी बनेगा, तीसरा वाला बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों कहाँ पे कट किए एक दूसरे को लेके यहाँ पे कट किए ना, ये अपना सेंट्रोइड है, ये क्या बेटा सेंट्रोइड। तो क्या लिखेंगे सब लोग ध्यान से लिखना, लेट ए बार बी बार सी बार, ए बी सी डी बार एंड जी बार, इसको नहीं लोगे चलेगा लेकिन बाकी के सब लेना, ठीक है ना। बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, ये पीवी करके कोई शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम में तुमको बोला था, जहाँ जहाँ मैं पीवी लिखूंगा वहाँ आपको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, ए बार बी बार सी बार डी बार एंड जी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी एंड जी रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने सबसे पहले सबका पोजीशन वेक्टर लेना। ओके, आगे देखिए बेटा सब लोग, आगे देखिए, सिंस AD इज अ मीडियन, सही है या नहीं? AD क्या बेटा है? मीडियन, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जो D है वो BC की क्या है बेटा? मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला? आप डिराइव किए थे ना, मिड पॉइंट की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू रहती है a + b/2। यहाँ पर मिड पॉइंट कौन है? D। तो बोलो d बार की वैल्यू क्या रहेगी? बोलो b बार प्लस c बार डिवाइडेड बाय 2, ये b बार की वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बेटा सब लोग ध्यान से सुनना, सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है, वो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम ही बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। सेंट्रॉइड जो होता है ना, वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। कौन से रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। मतलब नहीं समझा सर, ये सेंट्रॉइड ऐसी जगह पर रहेगा कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये डबल रहेगा 10 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये डबल रहेगा 6 सेंटीमीटर। हमेशा किसी भी ट्राइंगल का कोई भी सेंट्रॉइड नहीं होगा, ट्राइंगल का जब भी आप सेंट्रॉइड लोगे तो मीडियन को 2:1 के रेशो में तोड़ो, एक पार्ट जितना रहेगा दूसरा पार्ट उसका डबल रहेगा। प्रॉपर्टी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी, 9th स्टैंडर्ड में आपको ट्राइंगल चैप्टर था, उसके अंदर ही प्रॉपर्टी दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। समझ में आ रहा अच्छे से? हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस सेंट्रॉइड G, यहाँ पर सेंट्रॉइड कौन है बेटा? बोलो सेंट्रॉइड कौन है? G डिवाइड्स मीडियन, कौन सा मीडियन देख, कौन सा मीडियन देख? AD in the ratio 2:1। कौन सा रेशियो में डिवाइड करा? बोलो 2:1। तो यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, अभी पढ़े थे ना इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, वो यहाँ पर यूज करें। अगर आपको डायरेक्ट डायग्राम में लगाने प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको अलग से एक डायग्राम बना के दे दूँगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसी बात के लिए करूँगा। देखिए AD है, ठीक है बेटा? AD, इसका पोजीशन वेक्टर D बार, इसका पोजीशन वेक्टर A बार, सही है ना। तो बीच में यहाँ पे करिए G, सही है, इसका पोजीशन वेक्टर है G बार, अब रेशियो क्या है? 2:1। तो जो बीच में पॉइंट रहता है R की जगह पर यहाँ पे कौन है? G। तो G बार विल बी दिस 2 into D बार, याद है? मैंने क्रॉस याद है 2 into D बार प्लस 1 into A बार डिवाइडेड बाय 2 + 1 m into n plus n into a, m into b plus n into b divided by m plus n। ओके, तो 2 into d plus 1 into a divided by 2 + 1, ठीक है? सही है। आगे देखो, g बार को ऐसे रख दो, 2 को भी ऐसे रख दो, d दिख रहा है? d अभी उसकी वैल्यू है, हां, और जो d c/2, तो b + c/2 plus 1 into a divided by 2 + 1 3। तो g बार will be a plus b plus c, सही ना? a plus b plus c divided by 3। इजी, ये आपका हो गया सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है? फोटो
क्या बेटा देखो थ्योरम नंबर 1 में, if L, M, N are the direction cosines of the line, then prove that L square plus M square plus N square is equals to 1. या फिर इसी को और कैसा पूछ सकता है, if alpha beta gamma are the direction angles of the line, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. और इतना प्रूफ करने के बाद hence deduce, मतलब ये प्रूफ करने के बाद ये निकाल के जाओ, क्या निकाल के जाना है, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 2. ओके तो ये सारा चीज अलग अलग तरीके से, कभी ऐसा पूछा है कभी वैसा पूछा है। एक बार देखो मार्च 2017 में, एक बार जुलाई 2018 में, तो एक बार ऐसा क्वेश्चन है, एक बार ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा साथ में करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। इज इट वेरी मच क्लियर? इधर ध्यान से देखिए बेटा सब लोग, लेफ्ट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बात नहीं, ये जेड एक्सिस है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में मैं एक लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज द लाइन एल, लाइन का नाम क्या लिया बेटा मैंने, एल। इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसी को बोलते हैं अल्फा। याद है डायरेक्शन एंगल किसको बोलते हैं, कोई भी लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसी को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गामा। ठीक है, सब लोग ध्यान से लिखिएगा, कंसीडर a line L making direction angles alpha, beta and gamma with coordinate axis। coordinate axis मतलब x y z axis, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल लाइन एल बना रही है। यहाँ तक समझा? तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे देखो, therefore डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइन किसको याद कर, एल एम एन। एल का फॉर्मूला क्या बेटा, कॉस अल्फा, एम का फॉर्मूला कॉस बीटा, एन का फॉर्मूला कॉस गामा। ये हमने एल एम और एन की वैल्यू निकालनी। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ओरिजिन दिख रहा है ओ, यहाँ से लेकर पी तक एक वेक्टर इमेजिन कर रहा हूँ, वेक्टर का नाम है ओपी। और ये जो पॉइंट पी ना, पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो ध्यान से देखना, कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन लाइन एल सच दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर एक्स वाई एंड जेड। पी के कोऑर्डिनेट क्या बेटा, एक्स वाई जेड। तो फिर मुझे बताना ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी। ओपी वेक्टर बेटा ये पॉइंट है पी, ओरिजिन से पॉइंट तक बनाया गया वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसी को आई कैप जे कैप के कैप में पोजीशन वेक्टर आ जाते हैं, याद है। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। तो ओपी आर की वैल्यू क्या रहेगी बोलो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ये किसकी वैल्यू होगी बोलो, ओपी। अब मैं क्या करूँगा ना, ओपी वेक्टर को यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सब लोग ध्यान से देखना, कंसीडर ओपी वेक्टर डॉट आई कैप, ओपी वेक्टर डॉट आई कैप। तो आई कैप से क्यों मल्टीप्लाई किए, अभी जे से भी करेंगे के से भी करेंगे, पहले किससे कर रहे हैं, आई कैप से। तो ओपी डॉट आई कैप क्या है बोलो, ओपी की वैल्यू ये है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ओपी का वैल्यू। फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बेटा, आई कैप, सही ना। ओपी की जगह मैंने उसकी वैल्यू रखा डॉट आई कैप। अभी आई कैप को अंदर लेके जाओ, क्या करेंगे, एक्स ऐसी रहेगा आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप प्लस वाई ऐसी रहेगा जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप प्लस जेड ऐसी रहेगा के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप। अगर आपको वेक्टर चैप्टर थोड़ा भी याद है तो मैंने आपको सिखाया था कि जो सेम वाला डॉट प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर वाले का 0 है। तो ये दोनों 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, x इंटू 1 y इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x इंटू 1 x। तो ओपी डॉट आई कैप कितना आ रहा है बेटा, x। ओपी डॉट आई कैप कितना आ रहा है बोलो, x। सही है, सही है। एक और चीज है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा,
ओपी डॉट आई कैप को हम लोग ऐसा भी तो निकाल सकते हैं ना, कोई भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, पी डॉट क्यू क्या होता है, पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अरे यार फॉर्मूला इधर यूज करो, तो ओपी डॉट आई कैप की वैल्यू क्या रहेगी, पहले वाले का मैग्नीट्यूड ओपी का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड बेटा आई का। इधर ध्यान से देख, ओपी ये लाइन पे है, आई कैप किधर होता है रे, एक्स एक्सिस पे। लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, तो कॉस ऑफ अल्फा। लेट्स से मैंने ओपी का मैग्नीट्यूड ले लिया है आर, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है आर, तो ओपी का मैग्नीट्यूड है आर। यूनिट वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1, बचा कौन, कॉस अल्फा। भाई यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते ही क्यों है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ओपी का आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, ओपी का आर, कॉस अल्फा ऐसे। तो मुझे बताना फिर ओपी डॉट आई कैप कितना आ रहा है, आर इंटू 1 आर कॉस अल्फा। इसको बोलते हैं क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1 and 2। ओपी डॉट आई कैप एलएचएस एलएचएस क्या है, सेम। एलएचएस एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम। तो x की वैल्यू क्या आई, r cos अल्फा, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, r cos अल्फा। तो ध्यान देना, जब मैंने ओपी को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो मुझे x की वैल्यू मिला, जे कैप के साथ दोगे y वैल्यू, के कैप के साथ दोगे k वैल्यू। लेकिन जो मैंने एक बार किया उसको बार बार नहीं करनी, करेंगे क्या हम लोग, नहीं क्या लिखेंगे हम लोग, जैसा मैंने ये किया वैसे करके देख लो, y और z की वैल्यू मिलेगी। बेटा ध्यान देना, x की वैल्यू में r cos अल्फा है ना, अल्फा, तो y की वैल्यू में क्या आएगा r cos बीटा, और z की वैल्यू में r cos गामा। ये y की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू है। तो फिर मुझे बताना OP की नई वाली वैल्यू क्या आएगी, OP वेक्टर विल बी, OP क्या करें xi प्लस yj प्लस z के ना, लेकिन x y z की नई वैल्यू आई है तो क्या बन जाएगा, r cos अल्फा i कैप, r cos बीटा j कैप, r cos गामा a कैप। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ OP। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, OP का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ OP के साथ, OP का ही डॉट प्रोडक्ट ले लो OP के साथ। तो बेटा याद करना, मैंने आपको सिखाया था जब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो उसका आंसर मैग्नीट्यूड स्क्वायर आता है। याद कर, ए डॉट ए क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अरे ऐसा क्यों होता है सर, अभी याद आएगा। ओपी का मैग्नीट्यूड सही है, ये दोनों के बीच के एंगल का कॉस, बेटा दोनों सेम ही वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 0, तो क्या आएगा इधर cos 0, cos 0 कितना होता है 1, इंटू 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, OP इंटू OP स्क्वायर। तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, जब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में मैग्नीट्यूड स्क्वायर आता है। आंसर में क्या आता है बोलो, मैग्नीट्यूड स्क्वायर। करेक्ट है। तो सब लोग ध्यान देखना, इस ओपी की जगह उसकी वैल्यू रखो, ये ना ओपी की वैल्यू रखो यहाँ पर, क्या करें r cos अल्फा i, r cos बीटा j, r cos गामा k डॉट, इस वाले ओपी की वापस से यही वैल्यू रखो, r cos अल्फा i, r cos बीटा j, r cos गामा k। सही है। इज इक्वल्स टू ओपी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बेटा ओ से लेकर पी तक का मैग्नीट्यूड कितना है r, तो ओपी मैग्नीट्यूड स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं। आई कैप वाला आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करें, जे कैप वाला जे कैप वाले से, के कैप वाला के कैप वाले, डॉट प्रोडक्ट निकाले डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करो, r cos अल्फा इनटू r cos अल्फा, फिर जे वाला जे वाले से, r cos बीटा इनटू r cos बीटा, फिर के वाला के वाले से, r cos गामा इनटू r cos गामा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, r इंटू आर आर स्क्वायर, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर, r इंटू आर आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, r इंटू आर आर स्क्वायर, कॉस गामा इंटू कॉस गामा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सब में से r स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना आ रहा है रे 1, हो गया प्रूफ। अच्छा cos अल्फा कौन था रे, cos अल्फा कौन था L,
तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, इसके ऊपर एन स्क्वायर, इसके ऊपर एन स्क्वायर। दोनों प्रूफ हो गए, दोनों प्रूफ हो गए। और सर वो जो अलग से निकालने वाला है साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, वो कैसे करेंगे ये देखो कैसे करेंगे, सब बुक कर लेंगे। अब भी हमने निकाले cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसने जो निकालने वाला है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले चीज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसको कितना लाके दिखाने का अपने को 2 लाके, देखते 2 आएगा। बेटा साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। तीनों पे साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला लगा है। इधर ध्यान से लिखना है, ये 1 ये प्लस 1 ये प्लस 1, तीनों को एक साथ ले लो 1 प्लस 1 प्लस 1। इन तीनों का cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, तीनों का माइनस बाहर निकालो, तीनों का माइनस बाहर निकालो। तो तीनों का माइनस बाहर निकलेगा तो तीनों प्लस में रहेंगे। क्या है बोलो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, ये ब्रैकेट में 1 1 1, ये ब्रैकेट में सबका माइनस बाहर निकल के इधर बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है 1, 3 माइनस 1 आया ना। तो यहाँ पे आपका 13 नंबर ही समझा। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 वाला थ्योरम देख खाली 2005 19 96 2000 2002 2004 2008 2014 2015 2016 दो महीने टाइम्स कितनी बार आया है वो। सिमिलरली थ्योरम नंबर 10 मार्च 2023। दोनों को सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, इसलिए दोनों एक साथ करा रहा है। सब बोर्ड पर ध्यान से देखिए क्या बोला है। शो दैट वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड विद फ्लो टर्मिनेट्स एजेस ABC इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। बॉक्स प्रोडक्ट क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट का और एक नाम क्या था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या रे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं किसको, देखिए देखिए A डॉट B क्रॉस C, याद है A डॉट B क्रॉस C, इसी को अपन क्या बोलते होता बॉक्स प्रोडक्ट। एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े थे याद है A क्रॉस B क्रॉस C, वो अलग था। इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात करो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ A B C बॉक्स प्रोडक्ट। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों लिखिए ओके। तो आपने को प्रूफ करना है कि एक पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होता है वो बॉक्स प्रोडक्ट ABC के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने यूज किया वेक्टर है ना। तो इसको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। तो सबसे पहले एक पैरेललोपिपेड का डायग्राम। पैरेललोपिपेड मतलब पैरेललोग्राम लेने का और उससे एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। सब बोर्ड पर देखिए। दिस इज अ पैरेललोपिपेड। ये क्या बेटा एक पैरेललोपिपेड। अब इसके को टर्मिनस एजेस मतलब आजू बाजू की एज। इधर ध्यान से देखिए, ये पहला एज है, इसको मैं बोलता हूँ वेक्टर A। क्या रे वेक्टर A। ये दूसरा एज है, उसको मैं बोलता हूँ वेक्टर B। ये तीसरा एज है, इसको मैं बोलता हूँ वेक्टर C। तो वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। ओके, आप सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। किसी भी पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसके बेस का एरिया। ध्यान से सुनना, पैरेललोपिपेड के बेस का एरिया इनटू हाइट। कोई भी ज्योमेट्री के वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हम लोग जब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं कैसा निकालते हैं, बेस का एरिया लेते हैं उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम भी कैसा मिलेगा, बेस का एरिया इनटू हाइट। अच्छा बेस में अपने को क्या देखने को मिले, देख पैरेललोग्राम है ना। तो इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ये V, ये W। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड क्या रहेगा, सब लोग ध्यान से देखना। एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? तो बेस में कौन सा पैरेललोग्राम है? देख PQRS, PQRS into height of the parallelepiped। अब इस पैरेललोपिड की हाइट क्या है सर? तो हाइट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट W है ना, पॉइंट W, यहाँ से बेस के पैरेललोग्राम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो पॉइंट W से बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ जैसे हाइट क्या बताया यहाँ पर? W इंटू, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मुझे, ध्यान से सुना बेटा, अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे दो चीज़ पता होनी चाहिए। समझा अच्छे से? तो पहले पैरेललोग्राम के एरिया के साथ शुरू करते हैं। बेटा किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया रहता है दिस साइड क्रॉस प्रोडक्ट, दिस साइड क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ वेक्टर चैप्टर। तो यहाँ पे नीचे जो पैरेललोग्राम है, नीचे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जो पैरेललोग्राम है इसमें एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी, ठीक है? एक ए एक बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लोगे तो बेस का क्या मिल जाएगा बेटा? एरिया। तो सब लोग ध्यान से देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS पैरेललोग्राम का एरिया रहेगा A क्रॉस B। क्या रहेगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, सॉरी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर आप लोग PQRS को ध्यान से देखोगे, ये P या फिर लेट्स से ये P, ये Q, ये R, ये S, तो बेटा ध्यान दे, S से लेकर P तक B है, S से लेकर P तक क्या है बेटा? B, और S से लेकर R तक A है, S से लेकर R तक क्या है? A। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए उसके एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये फॉर्मूला हमने वेक्टर चैप्टर में स्टडी किया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या चाहिए अपने को? हाइट। क्या चाहिए बेटा? हाइट निकालने से पहले क्या करेंगे? A क्रॉस B वेक्टर को निकालेंगे। कहाँ रहेगा? तो बेटा अगर अपने पास दो वेक्टर है A और B, अगर अपने पास दो वेक्टर है A और B, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को परपेंडिकुलर होता है। याद है? A और B दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो ये वेक्टर A है, ध्यान देना, ये वेक्टर A है और ये क्या बेटा? वेक्टर B। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा रहेगा? दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। दोनों को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। तो जब आप A क्रॉस B निकालोगे तो ऊपर जाएगा ना ये? हाँ। A क्रॉस B कितने जाएगा रे? ऊपर। नीचे भी दिखा सकते हो इसको, लेकिन फिलहाल देखो मैं ऐसे लिखा। इस लाइन के अक्रॉस रहेगा अपना A क्रॉस B। दिस विल बी आर A क्रॉस B। चाहिए तो आप इधर A ले लो, उधर भी ले लो, चलेगा। इधर A ले लो, उधर भी ले लो, तो A क्रॉस B ऊपर आएगा ऐसा, ठीक है ना? ओके, तो दिस इज आर A क्रॉस B। ऐसे है ना दोनों वेक्टर देखिए। A क्रॉस B कैसा आएगा? ये A ये B ऐसा परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ बनाऊँ, एक ही बात है। ये सब सेम ही रहेगा ना रे? हाँ, ठीक है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर A क्रॉस B। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखिए। ये जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये कौन सा वेक्टर है? देख, वेक्टर C दिख रहा है? वेक्टर C। इस वेक्टर C को, सुनो ध्यान से सुना, इस वेक्टर C को स्केलर प्रोजेक्शन ले रहा हूँ A क्रॉस B के ऊपर। प्रोजेक्शन समझता है? प्रोजेक्शन ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये C का प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा। लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ Q। तो इस वेक्टर C का स्केलर प्रोजेक्शन ले रहा हूँ मैं Q पर। तो मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में एक चीज़ सिखाया था, स्केलर ट्रिक सिखाया था, याद कर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P ऑन वेक्टर Q। इसको याद रखने की मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था। जो दो वेक्टर है पहले उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, उन दोनों को क्या लेगा? डॉट प्रोडक्ट। और फिर जो बाद में रहता है, बाद में उसके मैग्नीट्यूड से नीचे क्या करने का? ये स्केलर प्रोजेक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, यही फॉर्मूला इधर लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन लोग C का प्रोजेक्शन ले रहे किसके ऊपर है? A क्रॉस B के ऊपर। C का प्रोजेक्शन ले रहे किसके ऊपर? A क्रॉस B। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर C ऑन A क्रॉस B। C का प्रोजेक्शन ले लो A क्रॉस B के ऊपर। मैंने क्या बोला था? देखो, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो C का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? A क्रॉस B के साथ। तो C डॉट A क्रॉस B डिवाइडेड बाय
AC क्या है बेटा, DC क्या है बताओ। तो बाद वाला वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अच्छा इसका स्केलर प्रोजेक्शन है कौन, PQ है ना, PQ। स्केलर प्रोजेक्शन कौन है बेटा, PQ। PQ विल बी इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अच्छा इसको C डॉट A क्रॉस B लिखूं या फिर A क्रॉस B डॉट C लिखूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। P डॉट Q, Q डॉट P दोनों क्या होता है, सेम। डॉट प्रोडक्ट इज कमिटेड, करेक्ट है। अब बेटा नोटिस करो ये जो PQ है, PQ ये PQ किसके इक्वल जाएगा, देख हाइट के इक्वल जाएगा ना, PW है ना। देयरफॉर PW विल बी आल्सो इक्वल टू सेम। देयरफॉर PW विल आल्सो बी इक्वल टू PQ जिसकी वैल्यू है A क्रॉस B डॉट C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, उसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को पुट कर दो 1। पुट इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा देखिए इक्वेशन नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS कितना है रे, मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इनटू हाइट WE। WE की वैल्यू कितनी है बेटा, WE बोलो या EW बोलो, एक ही बात है ना। WE की वैल्यू कितनी है, ये है ना, A क्रॉस B डॉट C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। कुछ दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B कैंसिल, क्या बचा रे, A क्रॉस B डॉट C। कौन है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। समझा अच्छे से, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। इज इट वेरी मच क्लियर, फोटो ले बेटा इसका। पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम को हमने निकाले, सेम वैसे ही अपने को टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना है। क्या बोला देखो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विद कोटर्मिनस एज ABC is 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। सब लोग बहुत पर ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रॉन को कैसा बनाएंगे, नीचे एक ट्रायंगल आएगा है ना, और ऊपर एक पॉइंट आएगा जिसको एक ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से ऐसा ज्वाइन करना है। दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। बात मत करो, बात मत करो, डू नॉट टॉक प्लीज। तो इससे ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ A B C D, ये टेट्राहेड्रॉन। अब इस टेट्राहेड्रॉन के 3 कोटर्मिनस एजेस बनाने हैं। कोटर्मिनस एजेस मतलब तीनों सेम पॉइंट से निकलना चाहिए। देख एक इसको ले लो A वेक्टर, एक इसको ले लो B वेक्टर और एक A C वेक्टर, ठीक है। अब अपने को इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या रहेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एकदम सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या था, बेस का एरिया इनटू हाइट। इसके बेस में कौन है, इसके बेस में कौन है, ट्रायंगल है ना भाई। पैरेललोपिपेड के बेस में पैरेललोग्राम, टेट्राहेड्रॉन के बेस में क्या है, ट्रायंगल। हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, प्लीज बात मत करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्या बेटा, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब सर हाइट कितनी है कैसे पता चलेगी, एकदम सिंपल है। ये पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेस के ऊपर, पॉइंट D से बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट से इसको मैं नाम देता हूँ D, तो हाइट का नाम है D। सेम शुरुआत की, देखो सेम शुरुआत की। अब पहले ये निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सर ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, एक कुछ ऐसा बना हुआ है ना ट्रायंगल, बात नहीं, ABC, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। मेरा ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ऐसे कैसे सर, देखिए पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, उसको बीच से काट दो, क्या बन गया, दो ट्रायंगल बन गया। तो पैरेललोग्राम का जो भी एरिया रहेगा उसका आधा कर दो, क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल। पैरेललोग्राम के एरिया का अपनी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, उसी का आधा, यानी कि हाफ इंटू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का भी ना, सॉरी एक चीज मिस हो गई, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है, सॉरी हाँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट, ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले हमने, तो पहले नाम का आधा की, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड, इसका हाफ, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी बारी हाइट डी ई, तो हाइट डी ई भी वैसे निकालेंगे जैसा पहले निकाला। बेटा ये ए है, ये बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ऊपर आएगा ना, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा? दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, सही है। नाउ डू वन थिंग, ये जो सी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर, इसको स्केलर प्रोजेक्शन ले लो, सेम काम करे तो सेम काम, सी वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन ले लो यहाँ पर, इसको ले लो एफ। ठीक है, तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से लिखना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के ऊपर सी का स्केलर प्रोजेक्शन। अभी ट्रिक सिखाया था मैंने, क्या करने का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने का, सी डॉट ए क्रॉस बी, और फिर नीचे डिवाइड करने का दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही था ना स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। तो बेटा सी का स्केलर प्रोजेक्शन कौन है, ए से लेकर एफ तक, तो ए एफ की वैल्यू रहेगी, ध्यान से देखना, ए एफ की वैल्यू रहेगी, इसको सी डॉट ए क्रॉस बी लिखो या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, एक ही बात है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा ये जो ए एफ है इसके इक्वल लगेगा, देख इसके इक्वल लगेगा बोल डी ई, तो मैं ए एफ इक्वल टू डी ई लिख सकता हूँ, डी ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू, बोलो ए क्रॉस बी डॉट सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करते हैं, शाबाश, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को 1 में रखते हैं, 3 और 2 को किस में पुट कर देते हो आप, 1 में, क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या बनेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बेटा 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना है रे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू डी ई, डी ई कितना है बोल, ए क्रॉस बी डॉट सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैंसिल, 1 into 1 1, 3 to the 6, ए क्रॉस बी डॉट सी कौन होता है बेटा, ये ए बी सी, समझा अच्छे से, इसी वेरी मच क्लियर, ये हो गया आपका पूरा मैथ्स वन का थ्योरम समाप्त। ब्रेक मिलेगा।